A 8-year-old girl, that is a child, came to the pediatric OPD for school health checkup. On examination, she had pallor, peripheral blood smear revealed microcytic hypochromic anemia. Microcytic hypochromic anemia is seen in iron deficiency anemia. Stool microscopy showed round to oval, non-bile stained egg with segmented ovum with 4 blastomeres. Identify the disease and the causative agent. The symptoms are suggestive of hookworm infection. Hookworm is one of the most important causes of iron deficiency anemia. Hookworm is transmitted by soil. It is a soil transmitted helminth. Hookworm is an intestinal nematode. Hookworm is an intestinal nematode. The two species of hookworm which are pathogenic to human are Ankylostoma duodenal and Nectar americanus. Ankylostoma duodenal is also known as Old World hookworm, and Nectar americanus is the New World hookworm or the American hookworm. So, Ankylostoma duodenal or Nectar americanus, these are the hookworm which are pathogenic to human. In India, Nectar americanus is predominant in South India and Ankylostoma duodenal is predominant in North India. The anemia due to iron loss is more severe in children and pregnant women. That's why in the clinical case it was a 8-year-old child. So anemia due to iron loss is more severe in children and pregnant women. Next, life cycle of hookworm. Hookworm will have only one host, that is man, and the L3 larva is the infective form. The third stage, filariform larva or L3 larva is the infective form, and mode of transmission is not through ingestion, it is due to penetration of skin. Okay, like most of the helminth, their mode of transmission is through ingestion. But for hookworm, the mode of transmission is penetration of skin, and the infective form is L3 larva. So it can be transmitted during walking barefoot in dampened soil. ठीक है, तो हुकवर्म जो है इट इज़ अ सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ. अगर कोई इंसान बेयर फुट वॉक कर रहा है सॉइल पे तो थ्रू पेनिट्रेशन ऑफ स्किन ये जो हुकवर्म है ये बॉडी में आ सकता है. L3 का पेनिट्रेशन होता है. पेनिट्रेशन के बाद इट एंटर्स इनटू सबक्यूटेनियस वेन्यूल्स, वहाँ से लंग में जाता है एंड देन लंग से वीनस सर्कुलेशन में. सबक्यूटेनियस वेन्यूल के बाद वीनस सर्कुलेशन में एंटर करता है, वीनस सर्कुलेशन से लंग में जाता है. ठीक है, सबक्यूनेट पहले L3 पेनिट्रेशन हुआ, पेनिट्रेशन के बाद इट एंटर्स सबक्यूटेनियस वेन्यूल्स, फिर सबक्यूटेनियस वेन्यूल से वीनस सर्कुलेशन में जाता है एंड देन इट रीचेस द लंग्स. फिर लंग से दे एंटर द एल्वियोलर स्पेस, एल्वियोलर स्पेस से फैरिंग्स में माइग्रेट करते हैं एंड दे फाइनली स्पूटम के स्वैलोइंग से दे विल एंटर द GIT. ठीक है, तो सबक्यूटेनियस वेन्यूल से वीनस सर्कुलेशन में, वहाँ से लंग में, लंग के एल्वियोलर स्पेस से फैरिंग्स में, फैरिंग्स में जाता है. उसके बाद स्पूटम के स्वैलोइंग के कारण इट फाइनली एंटर्स द GIT. इंटेस्टाइन में जो L3 लार्वा है वो 2 बार मोल्ट करता है और 2 बार मोल्ट होने के बाद ये L3 लार्वा अडल्ट वॉर्म में डेवलप हो जाता है. इंटेस्टाइन में 2 बार मोल्टिंग होगा एंड इट विल चेंज इनटू अडल्ट वॉर्म. नाउ दिस अडल्ट वॉर्म विल अटैच टू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा बाय देयर टीथ इन द बकल कैप्सूल. इंटेस्टाइन में 2 बार मोल्टिंग होता है, मोल्टिंग से अडल्ट वॉर्म बन जाता है. अडल्ट वॉर्म के पास टीथ होता है, अडल्ट वॉर्म के बकल कैप्सूल में टीथ होता है, इस टीथ से वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में अटैच हो जाता है. फर्टिलाइजेशन के बाद जो फीमेल वॉर्म है इट विल ले एग और ये एग फीसस में एक्सक्रीट होता है.
एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल की जो फीमेल होती है इट लेज 25,000 to 35,000 एग्स पर डे, और नेक्टर अमेरिकेनस की जो फीमेल होती है इट लेज 6,000 to 20,000 एग्स पर डे। सो एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल की जो फीमेल है इट विल ले मोर एग। अब सॉइल में जो एग है वो फीसेस के थ्रू आता है, फीसेस के थ्रू एग रिलीज होता है। ये जो एग है ये इममेच्योर होगा, ये जो एग है ये इममेच्योर होता है, ये सॉइल में जाके एम्ब्रायोनेटेड हो जाता है। मॉइस्ट शेडी वार्म सॉइल में ये जो इममेच्योर एग्स होते हैं वो एम्ब्रायोनेटेड हो जाते हैं, और फिर इन एग से L1 लार्वा दैट इज़ रैपिडिटी-फॉर्म लार्वा वो हैच आउट होता है। फिर ये L1 फॉर्म का 2 बार मोल्टिंग होगा, इट विल चेंज टू L3 लार्वा। फिर L3 larva will remain viable in the soil for several weeks, and this L3 is the infective form for man, and thus the life cycle is continued. Let's see in a flowchart. तो हुकवॉर्म के केस में ट्रांसमिशन होता है स्किन पेनिट्रेशन के थ्रू। स्किन पेनिट्रेशन इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एंड L3 या फिलारीफॉर्म लार्वा इज द इन्फेक्टिव फॉर्म। ये स्किन में पेनिट्रेट करता है, वीनस सर्कुलेशन से लंग्स में रीच करेगा, लंग्स से फिर एल्वियोलर स्पेस में जाता है, एल्वियोलर स्पेस से फैरिंग्स में जाता है, फिर वहाँ से स्पूटम के स्वैलोइंग के कारण इट विल रीच GIT। GIT के इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये जो लार्वा है इट विल डेवलप इनटू अडल्ट, लार्वा विल मोल्ट ट्वाइस टू डेवलप इनटू अडल्ट। ठीक है, तो मेल वॉर्म और फीमेल हुकवॉर्म बन जाएगा। इनके फर्टिलाइजेशन के बाद जो फीमेल है वो एग्स ले करेंगी। ये जो एग्स होगा इममेच्योर होगा, अनएम्ब्रायोनेटेड होगा। फीसेस में जो एग्स होते हैं दे आर अनएम्ब्रायोनेटेड, एंड दिस इज द डायग्नोस्टिक फॉर्म। एम्ब्रायोनेटेड एग्स इन द फीस इज द डायग्नोस्टिक फॉर्म। ठीक है, now these unembryonated egg will go in the soil, फिर सॉइल में उसका एम्ब्रायनेशन होता है, फिर इन एग से जो L1 फॉर्म है वो हैच आउट होंगे, L1 का 2 बार मोल्टिंग होगा तो फाइनली वो L3 बन जाएंगे। L1 से L2 होगा, फिर L2 से L3 आएगा, एंड दिस L3 इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म। L3 इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म। पैथोजेनिसिटी ऑफ हुकवॉर्म। हुकवॉर्म इंटेस्टाइनल वेसल से ब्लड सक करता है। हुकवॉर्म क्या करता है, हुकवॉर्म के पास बक्कल कैप्सूल और टीथ के थ्रू वो इंटेस्टाइनल वॉल में कट्स करता है। ठीक है, और फिर उनके पास मस्कुलर ईसोफेगस होता है, उसके कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू दे सक द ब्लड। So hookworm they attach and make cuts in the intestinal wall by buccal capsule and teeth, followed by sucking the blood through the contraction of muscular esophagus. Then they secrete hydrolytic enzymes. Hookworm release anticoagulants which help to maintain continuous oozing of blood from the attachment site. तो 3 वेज है, पहले टीथ और बकल कैप्सूल के थ्रू वो इंटेस्टाइनल वॉल में कट करते हैं, और फिर अपने मस्कुलर ईसोफेगस के कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड को सक करते हैं। सेकेंड, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स सीक्रीट करते रहते हैं, और उनके पास एंटीकोएगुलेंट्स भी होते हैं। इन एंटीकोएगुलेंट्स के कारण जो कट है जिससे ब्लड का ऊजिंग आउट हो रहा है वो मेंटेन रहेगा। एंटीकोएगुलेंट्स जो है वो ब्लड को स्टॉप नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके थ्रू जो हुकवॉर्म है दे आर एबल टू सक द ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइनल वेसल्स। एनकाइलोस्टोमा इज़ मोर पैथोजेनिक देन नेक्टर अमेरिकेनस। क्योंकि एनकाइलोस्टोमा इज़ लार्जर इन साइज एंड इट इज़ आर्म्ड विथ टीथ एंड इट इज़ मोर माइग्रेटरी। ठीक है, तो इसलिए एनकाइलोस्टोमा के केस में जो ब्लड लॉस है वो ज़्यादा होता है। कुछ क्यूटेनियस लीशंस भी होते हैं जैसे कि ग्राउंड इच और डर्मेटाइटिस।
ये ग्राउंड इच और डर्मेटाइटिस नेक्टर अमेरिकनस के केस में ज़्यादा सीवियर होता है। जो क्यूटेनियस लीशंस होता है वो नेक्टर इन्फेक्शन में ज़्यादा सीवियर होता है। जो L3 लार्वा है उसका मोड ऑफ पेनिट्रेशन होता है स्किन पेनिट्रेशन, एंड दिस स्किन पेनिट्रेशन इज़ फैसिलिटेटेड बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स एंड hyaluronidase which are secreted by the hookworm। ठीक है, और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम और हायालुरोनिडेज के कारण कोलाजन और फाइब्रोनेक्टिन का डिग्रेडेशन होता है। एंड देन देयर विल बी इंक्रीज्ड TH2 रिस्पॉन्स लीडिंग टू इंक्रीज्ड एंटीबॉडीज लाइक IgG4 एंड IgE। तो हेलमिंथिक इन्फेक्शन है तो IgE का लेवल इंक्रीज हो जाता है। सी द क्लिनिकल फीचर्स। जो माइग्रेटिंग लार्वा है, माइग्रेटिंग लार्वा के कारण कुछ क्यूटेनियस लीशंस हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि डर्मेटाइटिस, रैशेस विच इज़ नोन एज ग्राउंड इच। ठीक है, तो माइग्रेटिंग लार्वा ऑफ हुकवर्म के कारण ग्राउंड इच हो सकता है, सर्पिजिनस ट्रैक्स बन सकते हैं। ठीक है, और ये जो लार्वा होता है वो स्किन में पेनिट्रेट करता है, फिर वीनस सर्कुलेशन के बाद इट गोज़ टू द लंग्स, तो इट कैन ऑल्सो कॉज माइल्ड ट्रांजिएंट नीमोनाइटिस। ठीक है, तो माइग्रेटिंग लार्वा के कारण क्यूटेनियस लीशंस हो सकते हैं जैसे कि ग्राउंड इच, सर्पिजीनियस ट्रैक्स बन सकते हैं, और क्योंकि वो लंग्स में भी जाता है तो इट कैन कॉज माइल्ड ट्रांजिएंट नीमोनाइटिस। और अडल्ट वॉर्म जो है, अडल्ट वॉर्म इंटेस्टाइन में बनेगा। अडल्ट वॉर्म के कारण अर्ली इंटेस्टाइनल फेज में एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी डायरिया हो सकता है, इट मे बी अकम्पनीड बाय ईस्नोफीलिया। लेट इंटेस्टाइनल फेज में आयरन डिफिशियंसी अनीमिया होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो हुकवर्म है वो ब्लड को सक करता है, तो ब्लड लॉस के कारण आयरन डिफिशियंसी अनीमिया और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। इसके साथ वीकनेस हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड समटाइम्स रेयरली इम्पेयर्ड इंटेलेक्चुअल पावर एंड बिहेवियरल चेंजेस। एक और डिजीज़ है दैट इज़ वकाना डिजीज़। वकाना डिजीज़ कब होता है? जब अमेरिकेनस ड्यूडेनम का L3 लार्वा ओरल रूट के थ्रू इंजेस्ट हो। ठीक है, नॉर्मली ये जो हुकवर्म इन्फेक्शन होता है ये स्किन पेनिट्रेशन के थ्रू होता है, बट अगर इंजेक्शन के थ्रू हो, इंजेक्शन बाय ओरल रूट के थ्रू हो, देन इट इज़ नोन एज वकाना डिजीज़। ये एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल के लिए होता है। दिस इज़ नॉट सीन इन नेक्टर अमेरिकेनस। ठीक है, और ये जो L3 लार्वा है इट कैन माइग्रेट ईदर टू द फैरिंग्स और ये इंटेस्टाइन में जाके अडल्ट वॉर्म बन सकता है। ठीक है, तो फैरिंग्स में जा सकता है तो पल्मोनरी सिम्टम्स भी दिख सकते हैं इसमें, और इंटेस्टाइन में ये जाके अडल्ट वॉर्म बन जाएगा तो वकाना डिजीज़ में पल्मोनरी सिम्टम्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स दोनों मिल सकते हैं। बट ये जो वकाना डिजीज़ है ये सिर्फ एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल के केस में होता है, या नेक्टर अमेरिकेनस के केस में नहीं दिखता। लैबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ हुकवर्म। स्टूल माइक्रोस्कोपी, तो स्टूल में एक्स मिलता है। ठीक है, अगर लाइट इन्फेक्शन है, कम इन्फेक्शन है, तो स्टूल कंसंट्रेशन प्रोसीजर्स मे बी नीडेड। अगर स्टूल सैंपल फ्रेश नहीं है तो जो एक्स है उनसे L1 लार्वा दैट इज़ रैबिडिटीफॉर्म लार्वा वो रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस नीड्स टू बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द स्ट्रोंगिलॉइड्स। तो अगर फ्रेश स्टूल नहीं है तो फिर एग से रैबिडिटीफॉर्म लार्वा हैच आउट कर सकते हैं। लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्स ऑफ हुकवर्म। हुकवर्म का जो एग होता है वो ओवल होता है, इट्स अराउंड 60 मल्टीप्लाइड बाई 40 माइक्रोमीटर एंड इट इज़ सराउंडेड बाई अ थिन एग सेल। ठीक है, ओवल होता है सराउंडेड बाई थिन एग सेल। इट इज़ नॉन बाइल स्टेन्ड। हुकवर्म का एग जो है दैट इज़ नॉन बाइल स्टेन्ड, तो ये कलरलेस अपीयर होता है सलाइन माउंट पे। ठीक है, सलाइन माउंट पे कलरलेस होता है, दैट मीन्स इट इज़ नॉन बाइल स्टेन्ड। इसका जो ओवम है, जो एम्ब्रियो है दैट इज़ सेगमेंटेड। ठीक है, उसमें 4 से 32 ब्लास्टोमियर्स हो सकते हैं।
हुकवॉर्म का जो ओवम है वो सेगमेंटेड होता है, इसमें 4 to 32 ब्लास्टोमियोज हो सकता है। एम्ब्रियो और एगशेल के बीच में एक क्लियर स्पेस होता है एंड दिस egg will float in saturated salt solution. Eggs of both Ankylostoma duodenal and Nectar americanus are morphologically indistinguishable. क्या मतलब इन दोनों का जो एग है वो ऑलमोस्ट सेम दिखता है, ठीक है। ओवल होता है, नॉन बाइल स्टेन्ड होता है। ओवम जो है वो सेगमेंटेड होता है, 4 to 32 ब्लास्टोमियोज होते हैं। एगशेल और एम्ब्रियो के बीच में एक क्लियर स्पेस होता है और सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में इट विल फ्लोट। सो दिस इज़ अ एग विथ 4 ब्लास्टोमियोज, ठीक है। इट इज़ ओवल, ये जो है थिन एगशेल है और ये एम्ब्रियो है, इसके बीच में एक क्लियर स्पेस भी है एंड इट इज़ नॉन बाइल स्टेन्ड। एंड दिस इज़ अ एग ऑफ हुकवॉर्म विथ मैनी ब्लास्टोमियोज, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो ओवल, इसमें भी एक थिन एगशेल है, एगशेल और एम्ब्रियो के बीच में एक स्पेस भी है, क्लियर स्पेस भी है एंड दिस इज़ नॉन बाइल स्टेन्ड। और अगर फ्रेश स्टूल नहीं है तो उसमें रैबिडिटीफॉर्म लार्वा भी दिख सकता है। सो दिस इज़ द रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। और डिजीज़ के बर्डन को कैलकुलेट करने के लिए हम एग को काउंट करते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ एग्स पर ग्राम ऑफ स्टूल इज़ काउंटेड। 1 ग्राम में कितना एग है उनसे हम बर्डन ऑफ डिजीज़ कैन बी कैलकुलेटेड। ये एग काउंटिंग का काफ़ी सारा मेथड्स है, जैसे कि कैटोकैस टेक्निक, डायरेक्ट स्मीयर मेथड ऑफ बीवर एंड मॉडिफाइड स्टोल्स डाइल्यूशन एग काउंट मेथड। WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर 1 to 1999 1 to 1999 एक्स है तो इट इज़ अ लाइट इन्फेक्शन। अगर 2000 to 3999 एक्स है तो इट्स अ मॉडरेट इन्फेक्शन। और अगर ग्रेटर देन 4000 एक्स है 1 ग्राम में देन इट इज़ अ हैवी इन्फेक्शन। तो WHO के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम इन्फेक्शन का इंटेंसिटी क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर 1 to 1999 एक्स है इट इज़ अ लाइट इन्फेक्शन। अगर 2000 to 3999 एक्स है पर ग्राम ऑफ स्टूल इट्स मॉडरेट इन्फेक्शन। और अगर 4000 एक्स से ज़्यादा है तो इट इज़ अ हैवी इन्फेक्शन। जो फ्रेशली पास्ड स्टूल सैंपल है उनका कल्चर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो एग के हैच से जो L1 लार्वा रिलीज़ हो दैट विल डेवलप टू L3 स्टेज। और L3 के बेसिस पे हम वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल एंड नेक्टर अमेरिकेनस। तो स्टूल कल्चर के लिए भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं, जैसे कि हेराडा मोरी फिल्टर पेपर ट्यूब मेथड, हेराडा मोरी फिल्टर पेपर ट्यूब मेथड, बेयरमैन फनल टेक्निक, चारकोल कल्चर मेथड एंड अगार प्लेट टेक्निक। सो अगार प्लेट टेक्निक इज़ मोर सेंसिटिव। फिर मॉलिकुलर डायग्नोसिस में PCR और रियल टाइम PCR है, ठीक है। इनसे हम कुछ जीन्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज जीन है इनको टारगेट करता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि ये स्पीसीज़ स्पेसिफिक है, मतलब मॉलिकुलर डायग्नोसिस से हम स्पीसीज़ के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एनकाइलोस्टोमा और नेक्टर के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं एंड दे आर इवन मोर सेंसिटिव। Other findings में we have iron deficiency anemia, that is hypochromic microcytic anemia, eosinophilia because it is a helminthic infection और इस पर hypoalbuminemia भी दिखता है। ट्रीटमेंट में एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं, जैसे कि एल्बेंडाजोल हो गया या मेबेंडाजोल हो गया, ठीक है, या पायरेंटल पैमोएड भी दे सकते हैं। तो एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स लाइक एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल या पायरेंटल पैमोएड दे सकते हैं, ठीक है। पर इनके वाइड स्प्रेड यूज़ के कारण रेसिस्टेंट डेवलप हो गया है, ठीक है। एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल से काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए
आयरन डिफिशियंसी अनीमिया को ट्रीट करने के लिए ओरल आयरन और फॉलिक एसिड देते हैं। और सीवियर डिजीज़ में जिसमें बहुत प्रोटीन लॉस और माल एब्जॉर्प्शन है, उसमें हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट या ओरल या पैरेंट्रल आयरन रिप्लेसमेंट दे देते हैं। प्रिवेंशन के लिए जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक इम्प्रूव्ड पर्सनल हाइजीन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फीसेस, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन विथ डाइटरी आयरन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सनस, ठीक है, ताकि ये डिजीज़ और ट्रांसमिट ना हो। देन डीवॉर्मिंग में डीवॉर्मिंग स्ट्रैटेजी, व्हाट इज़ डीवॉर्मिंग? Deworming is a periodic prophylactic measure to prevent high-risk people from worm infestation, and it's initiated by WHO. तो deworming क्यों करते हैं? ताकि जो हाई रिस्क पीपल है उनको हम प्रिवेंट कर सकें वर्म इन्फेस्टेशन से, ठीक है। और इसमें जो भी मेजर्स लेते हैं उनको हम पीरियडिकली लेते हैं। द नेशनल डीवॉर्मिंग डे is 10th February and 10th August। और ये हाई रिस्क पीपल कौन कौन से है? प्री स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल एज चिल्ड्रन, वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड अडल्ट्स जो कि काफ़ी हाई रिस्क ऑक्यूपेशंस में हैं, जैसे कि टी पिकर्स और माइनर्स, क्योंकि टी पिकर्स और माइनर्स में सॉइल के थ्रू ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकता है। अगर STH इन्फेक्शन, दैट इज़ सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ का इन्फेक्शन का प्रिवेलेंस 20% से ज़्यादा है, देन डीवॉर्मिंग इज़ डन वंस इन अ ईयर। और अगर STH का प्रिवेलेंस 50% से ज़्यादा है, देन डीवॉर्मिंग इज़ डन ट्वाइस इन अ ईयर, ठीक है। अगर प्रिवेलेंस 20% से ज़्यादा है तो एक बार, पर अगर 50% से ज़्यादा है तो 2 बार। इसमें क्या करते हैं? सिंगल डोज एल्बेंडाजोल दैट इज़ 400 मिलीग्राम is given to all children aged 1 to 19 years. So single dose albendazole that is 400 milligram is given to children aged 1 to 19 years.